हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th समाज शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका समाज शास्त्र में। 25 फरवरी को आपका समाज शास्त्र का पेपर है और जो मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न बताने वाला हूं वो सभी प्रश्न पूरा छपने वाला है आपके समाज शास्त्र के पेपर में। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं और लगभग ये आपका 1 से लेकर 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है। महातांडव क्लास है आप सभी के लिए, समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। इससे बाहर नहीं आप लोगों को पढ़ना है। 25 फरवरी को 99% यही सब प्रश्न आएगा जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो सभी का प्रश्न उत्तर रहने वाला। बस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा इस मेहनत के लिए। यहाँ पर देखिए समाज शास्त्र का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है शुरुआत में ही पूछे जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा। तो एक एक करके सभी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा जो पेपर में आपको 25 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? राष्ट्रवाद का जो जन्म है ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ? ये 4 विकल्प दिए गए हैं और पेपर में भी भैया आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। सांप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद या प्रजातिवाद। इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा घ वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में 19वीं शताब्दी के दौरान चाय के बागानों का स्थापना की गई? यानी जो चाय के बागानों इनकी स्थापना की गई बंगाल में, असम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो दूसरे नंबर का खा हो जाएगा और असम में सबसे अधिक जो है चाय उत्पादन होता है, तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को 95% दिलाएगा। जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इधर उधर भटक रहे थे, ये वीडियो देख लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? इसके बारे में बताइए। इसे का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बताइए? बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल जी हाँ, KM कपाड़िया हो जाए। तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, प्रणाली के अंतर्गत सामान्यता निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सर्वेक्षण, साक्षरता, प्रेक्षण या इनमें से कोई नहीं। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है इसी में हमारा प्रश्न आएगा, यानी प्रश्न का जो उत्तर है आएगा तब प्रश्न मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चौथा जो प्रश्न इसमें से सर्वेक्षण हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत सामान्यता निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसके बारे में बताइए। आपके सामने जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? 15 जून 2005 को सूचना का जो है अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। 6 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिया है कि सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? यहाँ पर प्रश्न को पूरा जो पढ़िएगा तो किस पर आधारित नहीं है? जन्म पर, अपनेपन पर, परिवार पर, योग्यता पर। तो 6 नंबर का जो है गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, जो कि पहचान ये निम्न में से किस पर आधारित नहीं है। 6 नंबर का जो है गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है और जो आपको लग रहा है कि मैं प्रश्न का उत्तर गलत बता रहा हूं, तो आप हमें कमेंट में सही पूरा साक्ष्य के साथ बताइएगा कि ये सर आप गलत बता रहे हो, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर जो है गूगल पर भी सर्च करता हूं और भी जो अन्य प्लेटफॉर्म है उस पर सर्च करता हूं, कि ताकि आपका एक एक नंबर जो है वेस्ट न जाए। एक एक नंबर आपको जो है मिले पेपर में, एक नंबर भी आपका जो खराब हो जाएगा तो एक नंबर से काफ़ी कुछ हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुदाय जो समुदाय नहीं है? तो इनमें से भीड़ हो जाएगा। समुदाय नहीं है, देखिए समुदाय में जो होते हैं वो लोग रहते हैं गांव के, समुदाय के, अपने गांव के, अपने शहर के, लेकिन जो भीड़ होती है भैया वो अलग अलग जगहों के होते हैं, वो समुदाय नहीं होगा। 8वां प्रश्न देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, राज्य। क्या प्रश्न है स्टूडेंट कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि समस्त एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ये कथन है, ये कथन भैया किसका है? दुर्खीम का, कॉम्टे का, मार्क्स का या मैक्स वेबर का? तो 8वें नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा मैक्स वेबर हो जाएंगे। ये 8वें नंबर का घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th नंबर प्रश्न देखिए, किनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? राजा राम मोहन राय यहाँ पर सही हो जाएंगे। 9th नंबर का जो सही विकल्प गा हो जाएगा। और सती प्रथा का जो अंत हुआ था ये 1829 ईस्वी में हुआ था। 9th नंबर का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन
राय। ये देखिए समाजशास्त्र का आपका पूरा वीडियो है, यानी समाजशास्त्र के ऊपर ये सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। और देखिए समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समाज के ऊपर पूरा बेस्ड रहता है, तो वही प्रश्न आएगा जो समाज से जुड़े हुए हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, इसके बारे में बताइए। तो 10 नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1850 ईस्वी में ये जो है पारित किया गया था। 10 नंबर का जो है खा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिससे संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, यहाँ पर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न है, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार क्या होता है, तो पूर्वाग्रह होता है। 12 नंबर का गा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है। देखा जाए तो भैया भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है, घा वाले पर टिक लगाइएगा, उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव। ये 13 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, भारत में देखिए भारत में 1990 के दशक में नई आर्थिक नीति में किसे महत्व नहीं दिया गया, इसके बारे में बताइए। 14 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा घा वाला हो जाएगा, विमुद्रीकरण हो जाएगा, जो कि 1990 के दशक में इसको महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो घा पर विकल्प आप टिक लगाइएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जाति को राजनीति का सच किसने कहा था। जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी जी ने या राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इनमें से का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे इसके सही विकल्प। इस प्रश्न को मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, हालांकि मैंने सारा सर्च किया था, लेकिन गूगल पर बता रहा था भैया, उसमें क्या बता रहा था, उसमें बता रहा था खा वाला ऑप्शन यानी राम मनोहर लोहिया बता रहा था, लेकिन गूगल जो किताब में है ये जयप्रकाश नारायण बता रहा था। अब आप बताइएगा कि क्या सही विकल्प है दोनों में से। 16 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्य देखिए अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है, ये बताइए। आर के ब्राउन से, मार्शल से, स्पेंसर से या एडम स्मिथ से। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एडम स्मिथ हो जाएंगे। एडम स्मिथ जो है, आप लोग बताइए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, क्या एडम स्मिथ है, बताइएगा कमेंट में। 17 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई। देखिए सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना हुई थी 1800 यहाँ पे देखिए 73 में। ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फूले ने ये पुणे में इसकी स्थापना जो है की थी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे मजूमदार और मदान हो जाएंगे। 18 नंबर का जो है का वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है। श्रेणी क्रम, उपलब्ध, जन्मजात सदस्यता या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का जो है का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न है, जाति का निर्धारण होता है। तो जाति का निर्धारण कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, जाति का जो निर्धारण होता है ये जन्म से होता है। ठीक है, क्योंकि आप किस जात में पैदा हुए, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में या वैश्य में। ठीक है, तो आपका वो जो जात है वो जन्म से ही निर्धारण होता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिए, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव, देखिए परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तित्व देखिए व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ये किसकी युक्ति है। ये 4 आपके सामने जो है ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, टी पार्सन्स हो जाएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। 22 नंबर जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है। इनमें से जो संस्कृति की विशेषता नहीं है स्टूडेंट, वो कौन सा विकल्प हो जाएगा, जैविक उत्तराधिकार हो जाएगा। 22 नंबर का घा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, जो मैं बताता हूँ उसको सुनिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि भैया ये सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके पेपर में शुरू में ही आते हैं, और आप लोगों ने सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सही आपको कॉपी में इसका उत्तर लिखना अनिवार्य होता है, तभी एग्जामिनर जो है पूरी कॉपी में मोटिवेटेड रहता है, देखता है कि बच्चे को पूरा प्रश्न का उत्तर आता है, लिखने का तरीका मालूम है, और खुश होकर वो पूरा नंबर आपको देता है। और पहले में ही गड़बड़ कर दोगे, सही उत्तर नहीं दोगे, कॉपी में काट पीट कर दोगे, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा भैया, डिमोटिवेट हो जाएगा।
ठीक है, डिमोटिवेट हो जाएगा तो देखिएगा कि बच्चे ने पहले ही गड़बड़ कर रखा है तो आगे तो और भी गड़बड़ कर रखा होगा। अब चाहे आगे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही लिखा क्यों ना हो, तो पहले ही गड़बड़ कर दोगे तो वही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शायद माल्थस जी हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका जो है पूरा नाम है। तो एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में शायद ये पुस्तक लिखी गई थी। 23 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए पहले जो हुआ करता था भैया, ये दूसरा स्थान हुआ करता था, पहले पर चाइना विद्यमान था, लेकिन ये भैया 2025 या 25 के लास्ट या 26 में ही पहले स्थान पर आ चुका है। दूसरे पर चाइना हो जाएगा, तीसरे पर जो हो जाएगा भैया अमेरिका, और चौथे पर इंडोनेशिया, जो कि भारत के 4 सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के मामलों में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 नंबर का वाला विकल्प तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण यानी कुल जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में बताइए। तो स्टूडेंट इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा ये गा वाला हो जाएगा। देखिए 121 करोड़ 8,54,977 से अधिक जनसंख्या, क्योंकि दिन पर दिन जो जनसंख्या बढ़ती ही जाती है। तो ये 2011 का जो है एक्चुअल डाटा है, इनमें से सही विकल्प हो जाएगा गा वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में बताइए। तो भैया इनमें भी सही जो विकल्प हो जाएगा वो माल्थस ही हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक का नाम भी लिखा था, मैंने आपको बता भी दिया है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की श्रृंखला एवं संबंधों को उजागर करने में सहायक है। यह विचार किस समाजशास्त्री ने दिया है? यानी ये जो विचार भैया कौन से समाजशास्त्री जी हैं जिन्होंने दिया है? तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा ये भैया सी राइट मिल्स हो जाएंगे। 27 नंबर का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर जो प्रश्न दिया है कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो देखिए इनमें से क्या जर्मन फ्रेंच हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जर्मन लैटिन हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। या ग्रीक फ्रेंच हो जाएगा? ये भी नहीं। तो बचता क्या भैया? लैटिन ग्रीक हो जाएगा सोशियोलॉजी का शब्द का हुआ। देखिए SOCIOUS सोशियो का जो है एक प्रकार से उत्पत्ति हुआ है लैटिन से। ठीक है, और जो एक प्रकार से लॉगस का LOGOS लोगस का ग्रीक से। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सोशियोलॉजी। उसके बाद में देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है? देखिए आधुनिकीकरण के जो परिणाम है, नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि या रोजगार में वृद्धि या ये सभी। 29 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये घा वाला हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी नए वर्गों का उदय भी हो जाएगा, साक्षरता में वृद्धि भी हो जाएगी और रोजगार में वृद्धि भी हो जाएगी। ये आधुनिकीकरण के परिणाम है। 30 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया, इसके बारे में बताइए। क्या मार्गन हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे, शोरोकिन हो जाएंगे या अगार्बन हो जाएंगे? तो भैया 30 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये भैया अगार्बन हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न के सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना कहलाता क्या है? आधुनिकीकरण, निरपेक्षीकरण, सामाजिकरण या संस्कृतिकरण? तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा, और आपको केवल एक ही विकल्प को चुनकर कॉपी में लिखना होता है। कॉपी कैसे लिखना है इस पर मैंने वीडियो आप सभी के लिए भैया बना दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 31 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया? यहाँ पर आधुनिकीकरण हो जाएगा सही ऑप्शन, 31 नंबर का सही विकल्प। 32 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ कि भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार निम्न में से कौन सा है? भारतीय संस्कृति की यहाँ पर बात हो रही है। क्या संयुक्त परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था या इनमें से सभी? तो 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न है और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा घा वाला हो जाएगा। यानी भारतीय संस्कृति की प्रमुख जो है आधार है संयुक्त परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। 32 नंबर का जो है घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए दिया है कि भारत में पंचायत राज देखिए व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो ये त्रिस्तरीय हो जाएगी, द्विस्तरीय हो जाएगी, चतुर्स्तरीय या एक स्तरीय। 33 नंबर का जो है गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिस्तरीय हो जाएगी। ग्राम पंचायत, भारत में जो पंचायत व्यवस्था की व्यवस्था लागू होती है, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है आप सभी को पता होगा ये 5 वर्ष का होता है। जो ग्राम प्रधान होते हैं वो 5 साल के लिए प्रधान होते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान
किस वर्ष लागू हुआ, इसके बारे में बताइए। आपके सामने जो स्टूडेंट ये 4 विकल्प दिख रहे हैं और इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा ये का वाला हो जाएगा 1992 से और 93 में। ठीक है, तो भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ये जो अनुच्छेद हो जाएगा ये 73वें और 74वें अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान को लागू किया गया था। तो 34 नंबर का जो है का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया भैया उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत यानी क्षेत्र समिति के जो है संगठन का क्या स्तर होता है, इसके बारे में बताइए। क्या ग्राम स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर या राज्य जो है राज्य स्तर। तो यह 35 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये खंड स्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा। चलिए विकल्प देख लेते हैं। हरित क्रांति का जो स्टूडेंट सबसे अधिक प्रभाव पड़ा ये पंजाब में लगभग जो है 1960 और 70 के दशक में सबसे अधिक इसका बोलबाला था हरित क्रांति का। और पंजाब के बाद में हरियाणा यहाँ पर होता तो हरियाणा भी सही विकल्प हो जाता। ठीक है, हरियाणा और पंजाब में जो है हरित क्रांति का सबसे अधिक जो है प्रभाव था, लेकिन पहले स्थान पर आप पंजाब को ही रखिएगा। अब आ जाइए 37 नंबर प्रश्न पर जो है पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था। मनरेगा कह लीजिए या आप इसको नरेगा भी कह सकते हो। पहले नरेगा था लेकिन जो है इसको नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। अब तो ये भी बंद हो चुका है भैया। तो जो गरीब लोगों को जीविकाएं थी कि इसमें कुछ काम कर लेते थे तो उनको जो है दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती थी, अब वो जो सरकार ने बंद कर दिया है। तो 37 नंबर जो प्रश्न दिया गया है तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो खा हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है लागू किया गया था। उसके बाद में देखिए 38 नंबर जो प्रश्न दिया है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ, इसके बारे में बताइए। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट, ये प्रारंभ हुआ था 1960 और 70 के दशक में, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। उसके बाद में देखिए 39 नंबर प्रश्न है ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है। देखिए जो ग्रामीण और नगरीय शहर की अवधारणा है ये क्या है, आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, या केवल नगरीयता या केवल ग्राम्यता, और इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा भैया ये गा वाला हो जाएगा। ग्राम्यता और नगरीयता का सम्मिश्रण ये ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा है। 39 नंबर का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार है, इसके बारे में बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान, निजी क्षेत्र प्रधान, मिश्रित क्षेत्र प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो भैया 40 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये गा वाला हो जाएगा, मिश्रित क्षेत्र प्रधान हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए 41 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट स्क्रीन पर आप देख सकते हो। पूछा गया भैया उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है। विकल्प है आपकी स्क्रीन पर 4, कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता या ये सभी। तो 41 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सभी, यानी कृषि संकट भी है, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव और आय असमानता भी हो जाएगा। तो इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा, सही है जो सही विकल्प है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ, प्राचीन भारत किस अंतरराष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था। तो जो प्राचीन भारत है किस अंतरराष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था। कपास मार्ग का, देखिए स्वर्ण मार्ग का, रेशम मार्ग का, समुद्र मार्ग का जो है मार्ग का। तो इसमें से 42 नंबर जो प्रश्न है इसमें से गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम मार्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। हैदराबाद को, मुंबई को, जयपुर को या अहमदाबाद को। तो भैया वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई में भैया सबसे आप लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड एक्टर, ठीक है, और जो है पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर है जो है गौतम अडानी, उसके बाद में जो है मुकेश अंबानी। तो यानी पूरी दुनिया के 2 सबसे जो है अमीर लोग तो हमारे ही देश में है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी के लड़के में शादी हुई थी, देखा था ना कितने लोग आए थे लोग, यानी देश विदेश से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण का संबंध है। देखिए उदारीकरण का संबंध किससे है, जो है शैक्षिक नीति से, सामाजिक नीति से, उपनिवेशवादी नीति से या आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। तो 44 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये आर्थिक नीतिगत निर्णयों से हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी 44 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किसने किया। तो ये जो टाइपराइटर मशीन है इसका जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो ये किसने किया था भैया, जोहान गुटेनबर्ग हो जाएंगे, जोहान गुटेनबर्ग हो जाएंगे, सही ऑप्शन। 45 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारत का पहला सोप ओपेरा कौन सा था। हम लोग, बुनियाद, रामायण या महाभारत।
तो हम लोग हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये देखिए दूरदर्शन पर, देखिए दूरदर्शन था, ठीक है, दूरदर्शन, और सबसे पहला 1984 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसी पर महाभारत और रामायण आता था। 46 नंबर का जो है का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाइए जो है 47 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, यानी कौन सा वो प्रयास है भैया जिसके जो है प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, किनके द्वारा अंत हुआ, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर हालांकि बताया रखा है। 1829 में इन्होंने जो है इसका अंत कर दिया था, यानी ये समाप्त करवा दिया था कि भैया अब सती प्रथा, यानी कोई भी जो है स्त्री पर ये होगा नहीं सती प्रथा जैसा, ठीक है। 47 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पर क्या बात हो रही है? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है, तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, इन्होंने ही नेतृत्व किया था, ठीक है, चंपारण में, जो कि चंपारण बिहार में है, और महात्मा गांधी जी ने इसके नेतृत्व किया था। तो 48 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? क्या पारिस्थितिकीय आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन या जनजातीय आंदोलन? 49 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये पारिस्थितिकीय आंदोलन हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प। अब देखिए आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, जो कि समाज शास्त्र का 50 में बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, और इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। 50 नंबर जो प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताइए। तो ये बिहार में हुआ था, गुजरात में हुआ था, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? अभी तो मैंने बताया भैया, ये देखिए, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। तो 50 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा पूरा 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने आपको पूरे बुक का निचोड़ के साथ बता दिया है। अब आ जाइए स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, और मैं इसी का भी प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। और आपके पेपर में मैं बात करूं तो 10 प्रश्न जो है दिए जाते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में देना होता है, जिसके लिए हमें 3 नंबर एक प्रश्न के लिए जो है दिया जाता है, जिससे 30 नंबर हमारा अति लघु उत्तरीय में बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में भी भैया वो कंफर्म हो जाएगा, यानी मैं इसमें जो 4 टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं वो चारों टाइप के प्रश्न उत्तर बताऊंगा, यानी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें पहला सबसे प्रश्न जो पूछा गया है, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो जो भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम लिखना है, उत्तर है विश्नोई आंदोलन। क्या है? विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय? यहाँ पर आपको परिभाषा दे रहा है, ठीक है, सामाजिक विषमता का। इसका उत्तर देखिए, सामाजिक संसाधनों तक आसमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। ये व्यक्तियों के बीच, यानी ये क्या है? व्यक्तियों के बीच उनकी योग्यता एवं प्रयास की स्वाभाविक विभिन्नता को भी दर्शाती है। तो ये भी दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है। और लगभग मैं बताऊं तो इसमें 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा, और 100 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, यानी पूरा पेपर भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें पूरे बुक का निचोड़ रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। तो हमें 3 विशेषताएं लिखनी, उत्तर देखिए। सबसे पहला है, व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। दूसरा है, यहाँ विभिन्न प्रजातियों, धर्मों एवं व्यवसायों के लोग एक साथ रहते हैं। तीसरा है, श्रम विभाजन यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं स्टूडेंट, केवल डायरेक्ट में आपको जो है क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। इसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों ने पश्चिमी दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा और वे उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए, यानी जो उदार प्रजातंत्र है इनकी अवधारणा से अवगत हो गए। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, समाज को परिभाषित कीजिए, यानी जो समाज है इसको परिभाषित करना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज को परिभाषित किया गया है,
समाज चलनों, देखिए चलनों व प्रणालियों, सत्ता व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों व भागों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों व स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। क्या है? देखिए, व्यवहार के नियंत्रण व स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है समाज। ठीक है, तो ये जो है 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर है। आप देख सकते हो, जो समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रश्न या नहीं समझ में आ रहा तो केवल आपको वीडियो को रोक कर सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कानून और न्याय में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए, कानून का सार उसकी शक्ति है जिसके पीछे राज्य का बल होता है, जबकि न्याय का सार निष्पक्षता है, जहां न्यायालय कानून की सही व्याख्या करके विवाद सुलझाते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने शब्दों में बताता हूँ। देखिए, कानून क्या होता है? एक शक्ति। कानून जैसे पुलिस वाले के पास क्या है? कानून है। ठीक है, पुलिस वाले के पास, जैसे कहते हैं ना कानून का हाथ लंबा होता है, तो पुलिस वाले के पास भैया कानून है जिसके पीछे राज्य का बल होता है, उस राज्य का, और जबकि न्याय का साथ निष्पक्षता है। ठीक है, मान लीजिए कि पुलिस वाले ने आपके साथ जो है बदसलूकी की या आपको झूठे केस में फंसा रहता है, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको न्यायालय में जाना है। तो जहाँ न्यायालय में कानून की सही व्याख्या होता है, यानी कानून जो होता है भैया उसकी सही व्याख्या करके विवाद सुलझाते हैं। तो ये 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अब आ जाइए 7वें नंबर प्रश्न में। देखिए, दिया है सामाजिक, और आप लोगों को यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा होगा कि किस तरीके से कितने शब्दों में मिलना है। जितना भी मैंने बताया सटीक बताया, और आपको इतने ही शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को लिखना नहीं है, और आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा भी, क्योंकि बाकायदा भैया बताया गया है निर्देश में, हमें पेपर में आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराता रहता हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि जो है 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए दिया जाता है कि भैया आपको 25 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, तो उसमें देखा ही होगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, गला थोड़ा खराब है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट। तो 7वां जो प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर देखिए, सामाजिक आंदोलन किसी विशेष परिवर्तन को लाने या किसी जनहित के मामले में सुधार करने के उद्देश्य से क्या है? उत्पन्न होते हैं, उद्देश्य से ये उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या दिया है, 1901 ईस्वी में कराई गई जनगणना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताइए। उत्तर है, यह जनगणना हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में हुई थी। यानी किसके निर्देशन में हुई थी भैया? हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में हुई थी, जिसमें पहली बार जाति के सामाजिक अधिक्रम यानी ऊंच नीच के क्रम की जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया था। तो ये 9 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है, आप देख सकते हो। उसके बाद में देखिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है, माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए। हमें इसके 2 प्रमुख प्रभाव लिखना है। उत्तर है सबसे पहला, आर्थिक आधार पर अस्थिरीकरण यानी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय। दूसरा है कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन या उन पर बुरा प्रभाव पढ़ना। ये 9 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है, आप देख सकते हो। अब आ जाइए 10 नंबर प्रश्न पे, क्या दिया है कि कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक क्यों थे, इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद केवल मुनाफे के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था है। उनके अनुसार हर उत्पादन विधि विशेष सामाजिक संबंधों और शोषण से जुड़ी होती है। शोषण से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो ये 10 नंबर प्रश्न का उत्तर है, आप देख सकते हो। और क्वालिटी अच्छी नहीं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा स्टूडेंट, और आप लोगों को साफ तथा सुथरा अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, ये वो प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय के रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं, संस्कृतिकरण कहलाता है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए, माल्थस के अनुसार जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, जबकि जीवन निर्वाह के साधन जैसे भोजन बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। तो इस तरीके से माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है। बुक में देखा जाए तो भैया यही सारे जो प्रश्न है बहुत बड़ी बड़ी में दिए गए, यानी आपको बड़े में आपको प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इतना हमें तो करना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है, पेपर में बाकायदा दिया भी हुआ है निर्देश में कि जितना पूछा गया उतना ही कीजिए। ठीक है, तो आपको दिया भी जाता है। इससे क्या होता है, टाइम भी आपका कम बचता है, यानी टाइम भी आपका कम लगता है, और आप जो है
सारे प्रश्न का उत्तर भी दे पाते हो, क्योंकि जो विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आप लोगों को इसमें टाइम बच जाता है। तो जो इसमें टाइम बच जाता है आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में जो है अप्लाई करके सारे प्रश्नों का उत्तर लिख देते हो और 100 नंबर का पूरा जो है पेपर सॉल्व करके चले जाते हो। तो जो 12 नंबर प्रश्न था इसका मैंने उत्तर बता दिया। आप देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न जो कि पूछा गया है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, यानी परिभाषा हमें देना है उपनिवेशवाद का। उत्तर देखिए, उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार करके वहां अपना शासन और बस्तियां स्थापित करता है। कहने का अर्थ यह है कि वहां पर अपना बस्तियां स्थापित करता है और उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा शक्तिशाली देश, मान लीजिए कि अमेरिका है। अब अमेरिका ने अभी हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति भैया उनको जो है रात को उठवा लिया, यानी पूरे देश को बिना पते हुए भी रात को उठवा लिया वेनेजुएला ने। तो भैया यही है कि शक्तिशाली देश दूसरे पर अधिकार करके वहाँ अपना शासन करता है। अब वो कहता है, यानी अमेरिका ने कहा है कि वेनेजुएला के जो तेल है, तेल पर हमारा शासन चलेगा और वेनेजुएला के लोगों पर हमारा शासन चलेगा। तो न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया, जो एक्स पर रहते हैं, ट्विटर वाला एक्स, और या जो यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, तो उसमें जानते होंगे। अब आ जाइए 14 नंबर प्रश्न पे, क्या दिया हुआ कि सूचना का अधिकार यानी RTI, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब पारित हुआ या कब लागू हुआ, इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए, ये अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 13 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ। RTI का मतलब क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से है इसके प्रश्न का उत्तर। 15 नंबर जो प्रश्न है स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देख लीजिए, इसका उद्देश्य देखिए सरकारी विभागों को जनता से जोड़ना और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन माध्यम से सीधे लोगों तक पहुंचाना, ये डिजिटल इंडिया का एक प्रकार से कार्य है। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि मातृवंशीय परिवार किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की मुख्य कर्ता धर्ता या प्रमुख होती है और वंश का नाम माता से चलता है, उन्हें मातृवंशीय परिवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? मातृवंशीय परिवार कहते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न दिया है, 1911 और 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि पर जो है वृद्धि दर पर नकारात्मक क्यों थी, नकारात्मक क्यों था, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण 1918 और 19 की इन्फ्लुएंजा महामारी, देखिए स्पेनिश फ्लू, जो कि इन्फ्लुएंजा महामारी क्या है? स्पेनिश फ्लू थी, जिसने देश की आबादी के लगभग 5% हिस्से यानी 1.25 करोड़ लोग को खत्म कर दिया, यानी 1,25,00,000 लोगों को जो है खत्म कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो 5% हिस्से को खत्म कर दिया। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न है, पूरा मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। हाँ, और आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, विश्वास कीजिए नंबर काफ़ी अच्छा आएगा और आप जो है काफ़ी अच्छा स्कोर करके आओगे दूसरों के मुकाबले। काफ़ी स्टूडेंट भैया वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। देखिए वीडियो छोड़कर चले जाते हैं तो उनके पास धैर्य नहीं होता, और धैर्य नहीं होता तो भैया जो प्रश्न को उत्तर नहीं आ रहा होगा उनको पेपर में तो छोड़ देंगे, और जो धैर्य बनाए रखेगा तो ऑटोमेटिक क्या वो प्रश्न का उत्तर जो है माइंड में बनने लग जाता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा स्टूडेंट कि मुझे 2-3 प्रश्नों का उत्तर हाई स्कूल में नहीं पता था और मैं वो सोचता गया कि भैया प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, और ऑटोमेटिक दिमाग में उसका आंसर बन गया। ठीक है, यानी सिमिलर उसका आंसर बन गया और मैंने पूरा लिख दिया, काफ़ी अच्छा नंबर मुझे मिला था। तो ये होता है धैर्य का जो है प्रभाव, धैर्य दिखाओगे और तभी आप लोग जो है सफल हो पाओगे पेपर में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। अभी तो मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में बताया था, 1873 ईस्वी में किसने? ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने पुणे में की थी। क्या पुणे में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो हमें कोई इसकी 2 विशेषताएं बतानी है। उत्तर देखिए, पहला है ये पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, दूसरा है इसे समाज की किसी विशिष्ट विचारधारा या धार्मिक विश्वास का समर्थन प्राप्त होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण की कोई जो 2 विशेषताएं बतानी थी इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, वीडियो को रोककर आप समझ सकते हो, सारे प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। 20 नंबर जो प्रश्न है कि ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो ग्रामीण समुदाय की भैया 2 मुख्य विशेषताएं इनको लिखना है। उत्तर देखिए, सबसे पहला है ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है और
लोगों में आपस में गहरी सामुदायिक भावना होती है। दूसरा है इनका प्रकृति से सीधा संबंध होता है और मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जो ग्रामीण लोग हैं भैया, इनका जो मुख्य कार्य है वो कृषि है। ठीक है, मुख्य कार्य करना कृषि है, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि है। कृषि से भैया अपने परिवार का ही पालन पोषण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको एक जो है लाइफ स्टाइल देते हैं। यानी अच्छी लाइफ स्टाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा देते हैं अपने फैमिली के लिए। भैया सभी हीरो होते हैं, तो वो पूरा यहाँ पर है ग्रामीण लोग हैं। और जो ग्रामीण लोग होते हैं भैया बहुत ही अच्छे के दिल के इंसान होते हैं। ठीक है, अच्छे दिल के इंसान के साथ में ही जो है ग्रामीण लोग जो होते हैं, जो गांव में जो जाते होंगे, आप लोग शहर में रहते होंगे अधिकतम लोग गांव में रहते होंगे, लेकिन गांव में एक अलग ही सुकून होता है। ठीक है, शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ, फिर धूल मिट्टी कण, उसके बाद में जो है गंदगी, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण, उसके बाद में जो है अभी आप लोगों ने देखा दिल्ली में कितना ज़्यादा प्रदूषण है। ठीक है, तो ये सब प्रदूषण है, लेकिन जब आप गांव में आओगे तो वहाँ पर देखो हरियाली, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट, ये आप याद रखिए। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और टोटल मैंने आपको 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया है। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो है समाजशास्त्र का 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पूरा 20 महत्वपूर्ण में लघु उत्तरीय प्रश्न सही उत्तर बताऊंगा। हालांकि पेपर में आपके केवल 6 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समाजशास्त्र के खासकर लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। 12th समाजशास्त्र 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड परीक्षा में 99% यही आएगा, जो मैं प्रश्न आपको 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि बहुत मैं मेहनत करता हूँ और देखता हूँ स्टूडेंट के काफ़ी लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग मैं बात करूँ तो 1% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, लेकिन 99% लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो। यार क्या कर रहे हो, कर लो भैया। ठीक है, आप इतनी कर सकते हो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, और जब मेहनत मैं करता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स भी आना चाहिए अच्छा, तभी मैं अच्छे से तैयारी करा पाऊंगा, मोटिवेटेड रहूँगा। जैसे एग्जामिनर मोटिवेटेड रहता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज को देख करके किस तरीके से बच्चे ने लिखा है। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए उत्तर है, जनसंख्या के मामलों में भारत चीन के बाद विश्व में द्वितीय स्थान पर है। लेकिन विश्व में जो है भैया किसमें, पहले स्थान पर यहाँ पर कर दीजिएगा। भारत जो है पहले स्थान पर, यहाँ पर द्वितीय ना होकर पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है। वर्ष 2011 की देखिए 2000 ये एक प्रकार से सिलेबस जो चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट, आपका समाजशास्त्र का और भी जो अन्य सब्जेक्ट है सिलेबस चेंज नहीं हुआ। 2023 में सिलेबस लागू हुआ था, तब से अभी भी वही सिलेबस है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय स्थान पर है। वर्ष 2011 की अद्यतन जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। देखिए 121 करोड़ दी गई सारणी के अंतर्गत भारत की जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा ऊंची नहीं रही। वर्ष 1911 और 1921 के दशक के बीच समृद्धि की दर ऋणात्मक रही। इस दशक में समृद्धि दर 0.3% कम और 0.3% कम थी। इसका कारण वर्ष 1918 और 1919 की अवधि के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का प्रकोप था, जिसके कारण लगभग 1,25,00,000 लोगों ने, यानी 125 या 1,25,00,000 जो है लोगों ने जो है मृत्यु हो गई। और वर्ष 1931 में जो है 1931 से पूर्व मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों ही उच्च रही। दोनों ही क्या रही भैया, उच्च रही। और देखिए उच्च रही। इस संक्रमण वर्ष के उपरांत मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। अकालों एवं महामारियों पर नियंत्रण स्थापित करना वर्ष 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण था। तो ये रहा आपके पहले नंबर प्रश्न का लघु उत्तरीय पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर। आप देख सकते हो, वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हो। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, व्याख्या कीजिए। उत्तर है, पारिवारिक स्वरूप से विभिन्नता के कारण विद्वानों ने परिवार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जो निम्न प्रकार है। देखिए सबसे पहला अगार्बन और निमकॉफ के अनुसार परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी सीमित है। इलियड एवं मेरिल के अनुसार देखिए परिवार को पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिवार एक सामाजिक
संस्था भी है और समाज द्वारा मान्य एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा कुछ मान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। तो देखिए अन्य जो यानी कई सारे जो समाजशास्त्री उन्होंने अपने अनुसार से जो है परिवार के बारे में अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब आ जाइए जो है 3 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या पूछा गया कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, ये लघु उत्तरीय सारे प्रश्न हैं और इसका मैं आपको उत्तर भी बता रहा हूँ। देखिए सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित रहता है। इसके अनेक उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला, हिमालय क्षेत्र में गांव से पुरुषों के प्रवसन के कारण ऐसे परिवार की संख्या अधिक हो जाती है जिनकी मुखिया स्त्री होती है। दूसरा, इसी प्रकार भारत के जो है आधुनिकतम सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत युवा अपने माता पिता एवं बच्चों की देखभाल हेतु दादा दादी या नाना नानी की सहायता लेते हैं, जिससे इन परिवारों की संरचना बदल जाती है। इन परिवारों की क्या जो है संरचना बदल जाती है। तो ये 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अब आ जाइए 4 नंबर प्रश्न में। देखिए मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं स्टूडेंट, केवल प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, और ज़्यादा समझने के लिए आप करोगे क्या, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, क्योंकि आप देख लीजिएगा हम नहीं देख सकते। चौथा प्रश्न है उदारीकरण से क्या तात्पर्य, यानी परिभाषा यहाँ पर दे रहा है। तात्पर्य, अर्थ, आशय, परिभाषा, अर्थ, इस तरीके से जब प्रश्न आ जाए समझ जाइए कि यहाँ पर जो है प्रश्न का उत्तर पूछा गया, केवल परिभाषा आपको देना है। उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में एक ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे देश के व्यवसाय एवं उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। देखिए उदारीकरण का तात्पर्य व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को जमा करना या पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो पाए। किसी प्रकार की क्या ना उत्पन्न हो पाए स्टूडेंट, बाधा उत्पन्न ना हो पाए। उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का परिणाम है जो लाइसेंस प्रणाली का समाप्त कर देता है। जो लाइसेंस प्रणाली इसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। निजीकरण एवं विनिवेश उदारीकरण का ही अभिन्न अंग माना जाता है। अभिन्न अंग इसका माना जाता है। अब देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न। देखिए 5वां नंबर जो पूछा गया कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों के बारे में, इसमें देखिए अपनाई गई कुछ नीतियों का जो है वर्णन करें। तो अच्छे से इसमें देखिए कुछ स्टेप बाय स्टेप हेडिंग के थ्रू बताया गया भैया। देखिए जातीय विषमता को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक नीतियां अपनाई गई हैं। जैसे पहला है वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की गई थी। इन अनुसूचियों में उल्लेखित जातियों के विरुद्ध उच्च स्तर पर बढ़ते जा रहे भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया। उसके बाद में देखिए 1850 ईस्वी का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकार को कम जो है नहीं किया जाएगा। जो है नागरिकों के जो अधिकार को कम नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन का आरक्षण संबंधी उपबंध लागू करने पर बल देता है। और यहाँ पर चौथा देखिए कि वर्ष 1955 में अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम पारित किया गया। और 5वां पॉइंट है जातीय विषमता को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, यानी आरक्षण देते होंगे भैया कि जो है आरक्षण बहुत ज़्यादा दिया था, नौकरियों में हो गया और भी कई जो अन्य चीज़ें जो अनुसूचित जातियां हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से मान्यता दी जाती है। और अभी आप लोगों ने जो सुना होगा यूजीसी बिल आया था, जो कि भैया काफ़ी जो ब्राह्मण समुदाय के लोग भड़क गए थे। और इसमें देखिए सही भी हुआ। यूजीसी की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। मेरे हिसाब से जो है ये 60% जो है सही था और 40% ये गलत था। ठीक है, 60% जो है सही था और 40% गलत था। अब इसमें पूरा एग्जाम्पल से समझाऊंगा नहीं, मैं प्रश्नों का उत्तर भी देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके से ये यूजीसी के ऊपर जो था। ठीक है, और हालांकि मार्च के लिए पोस्टपोन भी कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा। और
अब आ जाइए 6 नंबर प्रश्न पे। देखिए सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए सांस्कृतिक विविधता यानी सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय किसी समाज या समुदाय की देखिए संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से है। सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य समाज में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के सामाजिक समूहों एवं समुदायों से है, जो भाषा, जाति, प्रजाति, धर्म, पंथ आदि द्वारा परिभाषित होते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक पहचाने अत्यंत प्रबल होती है, इसीलिए सांस्कृतिक विविधता एक कठोर चुनौती प्रस्तुत करती है। उसके बाद में देखिए भारत की विविधता। अब भारत की विविधता में क्या है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ 1652 भाषाएं एवं देखिए 1652 भाषाएं बोलियां बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यहाँ पर देखिए 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म जो है 80, देखिए जो हिंदू धर्म है इसमें 80% यानी 80.50% यानी 80% से 80.50%, इस्लाम धर्म को 13.4%, ईसाई को 2.3%, सिख को 1.9% और बौद्ध धर्म को 0.8% तथा जैन को 0.4% के रूप में माना जाता है। अब कभी भी बहुविकल्पीय में भैया प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी भाषाएं मुख्य तौर पर, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि प्रमुख भाषा है वो आपकी हिंदी है। ठीक है, सबसे अधिक हिंदी लोग बोलते हैं। अब तो ये मैंने आपको 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दिया कि नहीं बता दिया? ठीक है, अच्छे से मैंने बता दिया। आप लोग वीडियो को रोक कर भी समझ लीजिए स्टूडेंट, और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि सारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, जो पेपर में आएगा। क्योंकि इतना सारा जब मैं प्रश्न पढ़ा लूँ तो पेपर में जब ना आए तो हद है, क्योंकि मुझे जो है स्टूडेंट है 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है, और हर साल में काफ़ी बच्चों को टॉप करा चुका हूँ, काफ़ी बच्चों को 95% प्लस दिला चुका हूँ। लेकिन वो ऐसे बच्चे थे जो भैया इंटेलिजेंट थे, जो पढ़ने में अच्छे थे, जो लगातार मेहनत करते, डेली 8 घंटे पढ़ाई करते थे, तो उनको मैं 95% दिला सका हूँ। ठीक है, आप भी ला सकते हो, बस आप डेली जो है पढ़ाई करो और टारगेट फिक्स कर लो कि भैया अभी इतना पढ़ना है, और नोट्स तैयार करो। उसके बाद में रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ कि विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाओं पर शोध किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए सभी समाजों में जनसंख्या का विभाजन विभिन्न आयु समूहों में होता है। आयु समूह की आकांक्षाएं जो है बदलती रहती हैं, जो इस प्रकार देखिए इस शोध के अंतर्गत ये पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि ये परिवर्तन कौन से हैं, और क्या विभिन्न समूहों में इन परिवर्तनों का कोई विशेष स्वरूप है, यानी जो विभिन्न स्वरूप है इनमें इस प्रयत्नों का कोई स्वरूप है। इस संबंध में शोध कार्य करने हेतु विद्यालयों के विभिन्न आयु वर्गों यानी जैसे कक्षा 5, 8 और 11 के बच्चों, स्त्री पुरुषों, विभिन्न पैतृक पृष्ठभूमि आदि के लोगों को चुन सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि क्या उनमें परिवर्तन का कोई विशेष रूप दिखाई देता है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद में देखिए हम वयस्कों को अपने शोध का विषय बताकर उनसे जान सकते हैं कि क्या उन्हें कोई ऐसा परिवर्तन याद आता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है चौथा पॉइंट है कि क्या विद्यालय जाने वाले बच्चों की तुलना में विद्यालयी शिक्षा समाप्त कर चुके बच्चों में परिवर्तन का कोई निश्चित स्वरूप है। तो ये जो आपका 7वां नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर देख सकते हो कि 1, 2, 3 और 4 पॉइंट में इसको अच्छे से बताया है। ठीक है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर होता है, कितने शब्दों में देना होता है पेपर में आपको स्टूडेंट? 50 शब्दों में, केवल और केवल 50 शब्दों में। मोटा मैं मान के चलूँ, आपको कॉपी में जो है लगभग 5 से 11 लाइनों के बीच लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से लिखते हो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 11 लाइन से ऊपर मत जाइएगा। अब आ जाइए 8वें नंबर प्रश्न पर। देखिए पूछा क्या गया है भैया कि नगरीकरण के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए पूछा जाए पेपर में कि नगरीकरण का अर्थ क्या है, तो एक ही समझिएगा कि यहाँ पर भी परिभाषा पूछा गया है, या परिभाषा या आशय। ठीक है, या ये स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इससे क्या आप समझते हैं? तो इस तरीके से परिभाषा ही केवल पूछा जाता है। तो नगरीकरण का यहाँ पर परिभाषा पूछा गया है। इसका उत्तर देखिए, नगरीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी समाज
में उद्योग धंधों के विकास या अन्य किसी कारण के परिणाम स्वरूप नगरों का विकास होता है। प्रत्येक वर्ष लोग गांवों से नगरों की ओर रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि कारणों से जाते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी जाती है। विभिन्न जो है समाजशास्त्रियों ने नगरीकरण की परिभाषा को निम्न प्रकार से दर्शाया है। क्या है? निम्न प्रकार से दर्शाया है। श्रीनिवास के अनुसार, जो श्रीनिवास जी हैं इनके अनुसार देखिए, ये भी एक शिक्षा शास्त्री हैं, नगरीकरण से अभिप्राय केवल संकुचित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं होता, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंध में परिवर्तन से होता है। ब्राइस एवं खान के अनुसार तकनीकी व पारिस्थितिकीय घटनाओं की जीवन निर्वाह की शीघ्र बदलती और बढ़ती हुई विशेषीकृत विधियों को प्रभावित करना ही नगरीकरण है। उसके बाद में देखिए, बर्गेल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। तो ये नगरीकरण का परिभाषा है, आप लोग देख सकते हो। और काफ़ी जो 3 समाजशास्त्री हैं इन्होंने अपने अनुसार जो है नगरीकरण का परिभाषा भी दिया है। ठीक है। और देखिए, आपके जो है समाजशास्त्र में पुस्तक से रिलेटेड भैया जरूर पूछा जाता है, जो कि अभी आपको मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न कराया 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उसमें मैंने दिखाया था आपको कि काफ़ी सारे पुस्तक के नाम जो है पूछे जाते हैं। एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक और भी जो पुस्तक हैं उनके भी नाम मैंने आपको बताया। तो आपके समाजशास्त्र में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, तो उसमें आप मान कर चलिए कि 1 या 2 प्रश्न आपका जो है पुस्तक से रिलेटेड पूछा जाएगा कि इसमें कौन से पुस्तक हैं। और मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, क्लास 12 समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक नाम बाई शिवम स्टडी नॉलेज। बाई शिवम स्टडी नॉलेज आप लिखोगे, वीडियो तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी में अन्य समाज सुधार आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। जो अन्य समाज सुधार आंदोलन, इनको स्पष्ट करना है। उत्तर है 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के अतिरिक्त 20वीं शताब्दी में हिंदू समाज सुधारकों में मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सर्वोपरि है। देखिए, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, सर्वोपरि है और इनका नाम सर्वोपरि। इन्होंने शैक्षिक, सामाजिक तथा दार्शनिक संदर्भों में अपने विचारों का सूत्रपात किया और वैश्विक शिक्षा प्रणाली का उन्नयन किया। इसके अतिरिक्त स्त्री सुधार, ग्राम सुधार और अछूत, यहाँ देखिए जो अस्पृश्यता नियम यानी छुआछूत, अछूतोद्धार आदि आंदोलनों को भी प्रारंभ किया। यहाँ पर देखिए प्रारंभ किया, और यानी इनका प्रारंभ किया यानी इसको मिटाने के लिए जो है प्रणाली प्रारंभ की। इसके देखिए इनके अतिरिक्त क्या है, यहाँ पर देखिए, यानी ये क्या जो है सुधार, ग्राम सुधार, और इसको इस तरीके से इनके अतिरिक्त समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय महाराष्ट्र के पुणे में खोला, जहाँ ज्योतिबा फूले आर्यों के, देखिए जहाँ जो है ज्योतिबा फूले आर्यों के आगमन से पूर्व के समय को अच्छा मानते थे। मुस्लिम, देखिए मुस्लिम समाज के संदर्भ में भी 19वीं शताब्दी के समाज सुधार संबंधी विचार जैसे बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जैसे कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई। वर्ष 1914 में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 19वीं शताब्दी के अन्य समाज सुधार आंदोलन को स्पष्ट करना था, मैंने बता दिया है। अब देख लेते हैं 10 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में, देखिए भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। हमें किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना करना है। उत्तर देखिए, भारत में आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणाम निम्न है। पहला है जनता का राजनीतिकरण। जनता का क्या? राजनीतिकरण। आधुनिकीकरण के कारण भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण अत्यंत तीव्रता से हो रहा है तथा इससे गांव, जाति तथा धर्म आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। गांव, जात तथा जो है यहाँ पर धर्म में क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरा देखिए औद्योगिकीकरण। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में, आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप क्या है भैया? भारतीय समाज में औद्योगिकीकरण भी जो है तीव्रता से हुआ है। आधुनिकीकरण तभी जो है संभव है जब राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास हो, यानी जो राष्ट्र के लेवल पर क्या है? आर्थिक विकास हो। उसके बाद में देखिए तीसरा है इसमें कि धर्मनिरपेक्षीकरण। आधुनिकीकरण तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित होने के कारण इसने भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण लाने में बहुत सहायता की है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
भारत क्या है भैया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की, यहाँ पर देखिए मजदूरों के हितों की रक्षा, देखिए मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आपके अनुसार सरकार में क्या उपाय किए, यानी सरकार ने क्या उपाय, में नहीं, सरकार ने क्या उपाय किए अथवा किए जाने चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो जो प्रश्न था, भूमि कृषि मजदूर व प्रवसन, जो है प्रवसन करने वाले मजदूर, यानी जो भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ। तो इसका उत्तर देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। देखिए, सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार जो है अनेक उपाय किए, इसमें कुछ उपाय को बता देता हूँ। जैसे पहला है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 द्वारा न केवल मजदूरी एवं कार्यावधि निर्धारित की गई तथा बंधुआ मजदूरी, जो मजदूरी को भी बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था ना स्टूडेंट, एक शो आता था जो है उड़ती, यानी जो है उड़ान करके एक जो है शो आता था, यानी 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी सीरियल आता था स्टूडेंट, पहले मैं भी देखता था, यानी एक प्रकार से एक दो शो में देखता था पहले। अब तो बड़ा हो गया हूँ तो उस तरीके से नहीं दिखता, लेकिन हाँ उसमें जो है बंधुआ मजदूरी के बारे में वो एक ठप्पा लगा देते थे यहीं पर, यानी इस हाथ पे जो एक ठप्पा लगा देते थे कि भैया तुम आज से मेरे गुलाम हो, आज से मेरे बंधुआ, जो मैं कहूँगा वो करोगे। तो जो बंधुआ मजदूरी को भी यहाँ पर देखिए, ये प्रथा 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब कोई किसी का जो है बंधुआ नहीं, कोई किसी का मजदूर नहीं है। तो उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट, महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 तथा सामान्य मजदूरी अधिनियम 1976 जैसे संरचनात्मक एवं शोषण निवारण अधिनियम भी पारित किए गए हैं। अधिनियम भी क्या है, पारित किए गए हैं। सरकार ने ठेका मजदूर, यानी ब्रैकेट में देखिए विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 अंतरजातीय कर्मकार रोजगार विनियमन और सेवाकृत मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु पारित किए गए हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया था 11 नंबर प्रश्न, उसको भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, कृषक से आप क्या समझते हैं, कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो हमें इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा करना है। देखिए इसका उत्तर है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी आजीविका खेती करके व पशुपालन करके चलाता है कृषक कहलाता है। कृषक समाज की विशेषताएं, कृषक समाज की सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट के थ्रू समझाया गया है। पहले देखिए, और देखिए ये प्रश्नों का जो उत्तर, यानी जो मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताए, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आप अपने शब्दों में भी स्टूडेंट लिख सकते हो, क्योंकि समाज शास्त्र है और समाज के ऊपर है। और आप लोग जब प्रश्न का उत्तर को समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी अच्छे से समझा सकते हो। और समाज शास्त्र का एक ऐसा है भैया कि आप अपने शब्दों में समझाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा किताबी भाषा से अलग होकर। तो एग्जामिनर भी यही प्रेफर करता है कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है, लिखने का उसका तरीका क्या है। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और लिखोगे तो भैया एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे को तरीका मालूम है, वो प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिख सकता है। तो ये होता है भैया, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, यानी कि किताबी भाषा में ही छापते रह जाओ। और हालांकि देखिए जाए तो जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका IQ लेवल 140 से अधिक होता है, वही सारे प्रश्न का उत्तर याद कर पाते हैं। नहीं तो भैया सब बनाकर लिखते हैं और अच्छे से लिखते हैं, ये नहीं कि भैया नहीं लिखते हैं। अब जब आप लोग सोचते होंगे, देखिए एक बच्चा होता है वो जो कमरे में बंद होकर जो है 8 घंटा डेली पढ़ाई करता है, स्कूल से आने के बाद में 8 घंटा जो है डेली पढ़ाई करता है, नहीं कहीं घूमने जाता, नहीं कहीं जो है कुछ करने जाता, ना खाना पीना कुछ भी नहीं पड़ा, खाना पीना अपने रूम में ही खाता है और पढ़ाई करता है। उसके बाद में ना फ़ोन चलाता, ना कुछ भी करता है। वो 95% लेकर आता है और उसका जो IQ लेवल होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, उसको जो है अब वो तो उसको सारे प्रश्न का उत्तर आता है, लेकिन जो भी 90+ नंबर लेकर आते हैं तो उनको प्रश्न का उत्तर, काफ़ी लोगों को भैया प्रश्न का उत्तर नहीं याद होता होगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को जो प्रश्न का उत्तर जो है नहीं याद होता है, तो वो क्या है बनाकर लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, प्रश्नों का उत्तर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अपने शब्दों में उसको कॉपी में लिखते हैं। मैं भी ऐसा करता था भैया, क्योंकि मुझे भी सारे प्रश्न का उत्तर नहीं याद रहता था, लेकिन मैं उन प्रश्नों का उत्तर देख लेता था कि इस तरीके से पूछा गया, और अपने शब्दों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटिंग से थोड़ा दूर दूर को शब्दों में गैप करके
अच्छे से लिखता था। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर जो प्रश्न है। इसमें देखिए कि इसमें जो निम्न प्रकार थे, सबसे पहला है कृषक समाज। ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय का पर्यायवाची शब्द है। कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। कृषक समाज एक स्थिर समाज है। इसके व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध है और कृषक समाज के कृषकों के पास भूमि का होना अनिवार्य नहीं है। एक कृषक समाज की अपनी परंपरागत संस्कृति होती है जिसका प्रत्येक कृषक द्वारा अनुसरण किया जाता है। यानी जो प्रत्येक जो है कृषक होता है, यानी जो किसान होता है, वो उसका क्या अनुसरण किया जाता है। तो ये 12 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं 13 नंबर जो प्रश्न है। स्क्रीन पर दिया हुआ है, हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डिटेल से बताना है, 50 शब्दों में इसका हमें उत्तर कॉपी में देना होगा। उत्तर है स्टूडेंट, औद्योगिक क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या, देखिए प्रमुख समस्या के रूप में हड़ताल को स्वीकार किया जाता है। श्रमिक वर्ग के द्वारा अपनी औद्योगिक मांगों की पूर्ति करने के लिए हड़ताल का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1997 में हड़ताल की परिभाषा देते हुए लिखा गया है कि औद्योगिक संस्थान में कार्य करने वाले कारीगरों यानी मजदूरों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद करने अथवा कार्य से इनकार करने की कार्यवाही को हड़ताल कहा जाता है। अब यानी यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट की प्रश्न में ही लिखा है हड़ताल, यानी उस पर प्रतिबंध लगाना, उस पर प्रोटेस्ट करना, ठीक है। जब उनके कार्यों को, उनके जो है चीज़ों को, उनके जो है बातों को माना नहीं जाता तो हड़ताल किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। टोटल में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद में हमारा विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएगा और उसका भी मैं आपको प्रश्न सहित उत्तर बताऊंगा। 14 नंबर प्रश्न है, संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा करें। इसके हमें जो है प्रभाव की संक्षेप में जो चर्चा करना है। उत्तर देखिए, भूमंडलीकरण को संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसने भारतीय संस्कृति को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में भारत में अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं जिनसे ये भय उत्पन्न हुआ कि स्थानीय संस्कृति लुप्त न हो जाए। वर्तमान में युवाओं द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कपड़े पहनना, यहाँ पे देखिए मैकडॉनल्ड या पिज्जा हट या बर्गर पिज्जा खाने जाना आदि सब भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव है। तो 14 नंबर प्रश्न में इसका भी सटीक उत्तर दे दिया गया है, देख सकते हो आप। उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न जो 15 नंबर प्रश्न है। ये देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है कि वर्ग आधारित आंदोलन के अंतर्गत किसान आंदोलन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए, वर्ग आधारित आंदोलन के अंतर्गत हमें बताना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक भारत विशेषकर 20वीं शताब्दी में होने वाले अनेक आंदोलन वर्ग पर आधारित रहे। इन आंदोलनों से संबंधित वर्ग अपने हितों की रक्षा हेतु तथा सरकार द्वारा उनकी मांगों की उपेक्षा के कारण सामूहिक रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं। रास्ता अपनाने के लिए क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? विवश हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए किसान आंदोलन के बारे में, किसानों द्वारा अपनी समस्याओं के निराकरण तथा हितों की रक्षा के लिए किए गए आंदोलनों को किसान या कृषक आंदोलन कहा जाता है। किसान या इसको कृषक आंदोलन भी जो है कहा जाता है। मुख्य किसान आंदोलन इस प्रकार थे। अब इसमें देखिए 1859 और 62 ईस्वी के बीच हुआ आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध था। दूसरा है 1857 ईस्वी का दक्कन विद्रोह साहूकारों के विरोध में था। और तीसरा है वर्ष 1928 में सूरत जिले का देखिए आंदोलन बारदोली सत्याग्रह भूमि कर न देने के विरुद्ध अभियान था। ये असहयोग आंदोलन का भाग था। तो ये जो 15 नंबर प्रश्न है इसका भी मैंने सटीक उत्तर आप लोगों को जो है बता दिया, आप देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। 16 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है, दहेज संबंधी निवारण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो दहेज संबंधी निवारण इसके बारे में बताना है। उत्तर है भारत में पति के लिए भर्ता शब्द का जो है देखिए भर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला। किंतु अनेक स्त्रियों के साथ घर में ही हिंसात्मक व्यवहार दहेज आदि को मुख्य कारण बनाकर जो है बनाकर किया जाता है। इसके निवारण के जो है संबंध में भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लाया गया, जिसके द्वारा आवश्यकता अनुसार दहेज उत्पीड़न के विरोध में कठोर कदम उठाए जाते हैं। यह अधिनियम देखिए, ये अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है।
एक देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए सबसे पहला है, विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा। दूसरा है, दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में सहायता करने वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल तथा 5 वर्ष तक की जेल का दंड दिया जा सकता है। दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। यानी मान लीजिए कि लड़की और लड़का दोनों पक्ष तैयार है, लड़का वाला पक्ष तैयार है जो है दहेज लेने के लिए, यानी जो भी धनराशि हो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 करोड़ 100 करोड़, तो कोई भी जो है तो वो लड़का लेने वाला पक्ष तैयार है या लड़की देने वाले पक्ष तैयार है तो यह गैर कानूनी माना जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर विवाह में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा, यानी जो भी सारी वस्तुएं भैया बर्तन वस्त्र उपहार गाड़ी मोटर कार कुछ भी हो तो उसमें पत्नी का अधिकार होगा। और देखिए धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है। जो भैया मजिस्ट्रेट होगा वही इसे जो है इसकी सुनवाई कर सकता है दहेज जो है प्रथा का, ठीक है, दहेज कार्यक्रम का। तो ये संबंधी आपको 16 नंबर प्रश्न में मैंने बता दिया है। अब आ जाइए 17 नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या पूछा गया है 17 नंबर प्रश्न, माल्थस को यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य यानी अनिवार्य, इसके बारे में बताइए। देखिए 17 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। जनसांख्यिकीय संबंधी सिद्धांतों में माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का विशेष महत्व है। माल्थस को यह विश्वास था कि अकाल और महामारी जैसी घटनाएं जनसंख्या संतुलन के लिए अनिवार्य है। माल्थस का मानना था कि देखिए आत्मसंयम गर्भ निरोधक उपाय आदि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु मनुष्य की एक सीमित क्षमता होती है। इसके लिए देखिए इसीलिए यहाँ पर देखिए क्षमता होती है, इसीलिए अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए प्राकृतिक निरोध यानी अनिवार्य होते हैं। इनके माध्यम से ही खाद्य आपूर्ति तथा देखिए खाद्य आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। जो ये संतुलन क्या है स्थापित किया जाता है। तो ये 17 नंबर प्रश्न का उत्तर है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैं सटीक उत्तर आपको बता रहा हूँ और आप लोग जो है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए कॉपी में आपके पास इतना टाइम नहीं नोट करने का, बस आप केवल सुनिए मेरी बातों को समझिए और जो मैं समझाता हूँ उसको आप देखिए, ठीक है। अब आ जाइए 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए पूछा गया भैया कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में बताइए। उत्तर है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में निम्न परिवर्तन आए हैं। सबसे पहला है औपनिवेशिक काल के अंतिम समय में प्रशासन ने देखिए पद दलित जातियों जिन्हें दलित वर्ग भी कहा जाता था, ये जो कि कहा जाता था कि कल्याण में विशेष जो है रूप से रुचि ली। उसके बाद में देखिए वर्ष 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों एवं जनजातियों की सूचियां या अनुसूचियां को वैध मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद में देखिए अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु भी अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए। उसके बाद में देखिए विभिन्न जातियों को शिक्षा के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर प्राप्त होने लगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जाति व्यवस्था से संबंधित खान पान एवं विवाह से संबंधित प्रतिबंध जो है यहाँ पे देखिए स्थिर होने लगे। तो ये उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए उनके बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए 19 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है स्टूडेंट, ये देखिए सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर है स्टूडेंट सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वे तौर तरीके हैं, देखिए वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है तथा पृथक रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार एवं बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। सामाजिक अपवर्जन जो कि आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से होता है। भारत के इतिहास में जाति लिंग तथा धार्मिक भेदभावपूर्ण के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं। जाति और जनजाति दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भेदभावपूर्ण तथा सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार को जन्म देती रही हैं। तो सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, इसका सटीक उत्तर आप लोग जो है 19 नंबर प्रश्न में देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए जो है 20 नंबर प्रश्न में, और आखिरी प्रश्न है लघु उत्तरीय का। इसके बाद में हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर शुरू हो जाएगा। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं, इसके बारे में बताइए।
इसका उत्तर देखिए, राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु होते हैं क्योंकि प्रत्येक राज्य में निजातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य प्रकार के सामुदायिक अंतर पाए जाते हैं। इसीलिए अधिकांश राज्यों में यह भय था कि इस अंतर को मान्यता प्रदान करने में सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात छोटी इकाइयों के प्रति पहचान संबंधी राजनीति राज्य की एकता के लिए खतरा मानी गई है। राज्य के लिए क्या मानी गई स्टूडेंट? खतरा मानी गई है। तो जो 20 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, आप इसका सटीक उत्तर देख सकते हो और पूरा मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया। जो प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा उस पर आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, नहीं रोक दीजिए और अच्छे से प्रश्न के उत्तर को देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने पूरा 20 आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर। अब स्टूडेंट आप सभी आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपके सोशियोलॉजी में 8 नंबर का एक प्रश्न होता है। टोटल 3 प्रश्न आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है। 6 प्रश्न दिए जाते हैं। 8 त्रिक 24 नंबर आप लोगों का विस्तृत उत्तरीय में कंफर्म हो जाएगा। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 150 शब्दों में हमें इसके प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना होता है। चलिए माल्थस की जनसंख्या जो सिद्धांत की व्याख्या कर लेते हैं। इसका उत्तर देखिए, जनांकिकी के प्रसिद्ध विद्वान थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने निबंध एसे ऑन पॉपुलेशन, यानी उनकी पूरी पुस्तक का क्या नाम, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1788 नहीं, यहाँ पर 1798 शायद हो जाएगा। 1798 में स्पष्ट किया है कि मनुष्यों की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर भरण पोषण के साधन यानी भोजन, कपड़ा आदि बढ़ सकते हैं। माल्थस के अनुसार जहाँ जनसंख्या का विस्तार जैतमीय या गुणोत्तर रूप से जैसे 2, 4, 8, 16, 32 आदि होता है, वही कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समांतर रूप से जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि होती है। चूंकि जनसंख्या वृद्धि की दर संसाधनों से जो है हमेशा आगे रहती है, इसीलिए समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण ही एकमात्र तरीका है। मनुष्य में जनसंख्या नियंत्रण की स्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति और नैतिक मूल्यों, यौन संयम, ब्रह्मचर्य को अपनाने में असमर्थता के कारण प्राकृतिक अवरोध अनिवार्य हो जाते हैं। प्राकृतिक अवरोध क्या होते हैं यहाँ पर अनिवार्य हो जाते हैं। ये अकाल और बीमारियों के रूप में सामने आते हैं जो बढ़ती जनसंख्या और कम होते खाद्यान्न के बीच, यहाँ पर विभिन्न नहीं है स्टूडेंट, माफ़ी चाहूँगा, खाद्यान्न के बीच संतुलन बनाते हैं। हालांकि आलोचकों और मार्क्सवादी विचारकों ने इसका खंडन किया। उनका मानना है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। जहाँ कुछ संपन्न लोग विलासपूर्ण जीवन जीते हैं, वहीं अधिसंख्यक जनता गरीबी में है। अधिसंख्यक जो जनता वो क्या है भैया, गरीबी में, तो बिल्कुल सही है। और जो पूछा गया था प्रश्न थोड़ा डिटेल में हमें बताना था भैया। ठीक है, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन अच्छे से लिखिएगा। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या करना था, इसके बारे में मैंने अच्छे से आप सभी को बता दिया। आप देख सकते हो 1 नंबर प्रश्न में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट के विकलांगों यानी दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। और देखिए ये सारे जो प्रश्न है इसका प्रश्न का अथवा करके आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, यानी अथवा काफ़ी सारे, जैसे दिव्यांग क्या है, दिव्यांगों की समस्याएं बताइए, इनके कारण बताइए कि कारण क्या है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आएगा। ठीक है, या विकलांग किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर एक ही है, विस्तृत उत्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ। अथवा करके कई सारे प्रश्न आपको जो है घुमा फिरा कर एग्जामिनर पूछता है, लेकिन उत्तर जो वही होता है जो उससे एक कीवर्ड मिलता है। अब देखिए जो है विकलांग यानी दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का चलिए वर्णन कर देते हैं। उत्तर देखिए, अन्यथा सक्षम, ठीक है, लोग केवल शारीरिक या मानसिक बाधा के कारण नहीं बल्कि समाज की बनावट के कारण अक्षम होते हैं। अनीता के अनुसार नहीं, यहाँ पर देखिए जो है गई के अनुसार यहाँ पर बात हुई कि अनीता गई के अनुसार विकलांगों की स्थिति रॉल्फ एलिसन के इनविजिबल मैन की तरह है जो समाज में अदृश्य रहते हैं। इसकी प्रमुख समस्याएं और लक्षण निम्नवत है, यानी इसकी जो प्रमुख समस्याएं और लक्षण है वो निम्नवत है। सबसे पहला देखिए, अक्षम व्यक्ति की हर समस्या को उसकी अक्षमता का ही परिणाम मान लिया जाता है, यानी उसकी जो है अक्षमता का ही क्या है मान लिया जाता है
परिणाम मान लिया जाता है। दूसरा है उन्हें हमेशा एक पीड़ित और बेचारा के रूप में देखा जाता है, उन्हें हमेशा एक पीड़ित और बेचारे के रूप में क्या भैया देखा जाता है। तीसरा, भारतीय संस्कृति में शारीरिक अपूर्णता को भाग्य का परिणाम और दोष माना जाता है, जिसके लिए भाग्य को दोषी ठहराया जाता है कि भैया ये इसने किया होगा और इसीलिए जो है भगवान ने इनको इस तरीके से बना दिया। यानी गाँव में सुनते हो, गाँव में शहर में सुनते हो कि भैया किसने ये कांड किया होगा, ठीक है, ये इस तरीके से इसकी बुराई करता था, ये इस तरीके से था, इसीलिए भगवान ने कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों ने बातें सुनी होगी। चौथा देखिए, पौराणिक कथाओं में भी इनका चित्रण नकारात्मक रूप में किया गया है। और पांचवा देखिए यहाँ पर अक्षमता, देखिए अक्षमता और गरीबी के बीच गहरा संबंध होता है। कुपोषण, कमजोर माताएं और भीड़ भाड़ वाले घरों की दुर्घटनाएं, अब देखिए दुर्घटनाएं गरीबों में अक्षमता बढ़ा देती है, जो कि अक्षमता क्या है बढ़ा देती है। ये स्थिति पूरे परिवार के लिए आर्थिक दबाव और पृथकीकरण, यहाँ पर देखिए आर्थिक दबाव और पृथकीकरण पैदा करती है। वास्तव में निरोग व्यक्ति अपनी जैविक अक्षमता से विकलांग नहीं होती, बल्कि समाज उन्हें ऐसा बनाता है। तो विज्ञान जो है दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं देख सकते हो आप, और मैंने परिभाषा भी आपको बता दिया, जो कि अन्य जो समाजशास्त्री उन्होंने अपने अनुसार उसका जो है मत यानी विचार रखा था। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए जो तीसरा प्रश्न है, नगरीय समाज से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए पूरे यूट्यूब के इतिहास में मैं बात कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ढूंढोगे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि मैं जो है सभी प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, फिर बहुविकल्पी हो, यानी सभी प्रश्नों का मैराथन चला दे। यानी बहुत ही कम चांस है कि मिल ही जाए वीडियो, जैसे कि जो काफ़ी बड़े बड़े जो संस्थाएँ हैं वो सारे जो है मतलब वीडियो बनाते होंगे भैया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो देखा, सर्च किया तो मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। और मैंने जो है 2023 या 2021 से मुख्य रूप से प्रारंभ किया था पढ़ाना, और अब तक काफ़ी बच्चों को मैंने काफ़ी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करा दिया है। हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराता हूँ, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, समाजशास्त्र हो, भूगोल हो, इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, सभी की मैं तैयारी अच्छे रूप से कराता हूँ, अच्छे तरीके से कराता हूँ। कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको पता ही होगी, शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है। फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ साझा करता रहता हूँ। तो जो 3 नंबर प्रश्न है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर है, नगरीय समाज वो बड़ा क्षेत्र है जहां अधिकांश व्यक्ति गैर कृषि व्यवसायों से आजीविका कमाते हैं और उनके बीच औपचारिकता तथा प्रतिस्पर्धा की प्रधानता होती है। लुईस वर्थ के अनुसार, यानी जो लुईस वर्थ है इनके अनुसार, ये सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों का एक बड़ा और घना बसा स्थायी क्षेत्र है। बड़ा और घना बसा क्या है? स्थायी क्षेत्र है। देखिए कुत्ते भौंक रहे होंगे बैकग्राउंड में, आप लोगों को आवाज़ जो है सुनाई दे रही होगी। तो रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और रात को पता ही होगा 2-3 बजे जो है वीडियो में जो है मतलब 2-3 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कोई टाइम नहीं रहता, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है। तो सभी बच्चों को जो वीडियो प्रोवाइड करना हर एक सब्जेक्ट का वो मुझे रहता है, लेकिन मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। देखिए नगरीय समाज की विशेषताएँ देख लेते हैं क्या है, और कुछ स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के थ्रू बताया गया। देखिए सबसे पहला जनसंख्या का घनत्व, यहाँ आबादी बहुत घनी होती है। जैसे दिल्ली, मुंबई में घनत्व 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग की जो है किमी से अधिक है। दूसरा विभिन्नता, यहाँ विभिन्न धर्मों यानी जातियों, भाषाओं और प्रांतों के लोग रहते हैं, जिनकी आप देखिए जिनकी वेशभूषा और आदर्शों में विभिन्नता होती है। आदर्शों में क्या होती है? विभिन्नता होती है। तीसरा यहाँ पर देखिए श्रम विभाजन, नगरों में व्यक्ति किसी एक कार्य का विशेषज्ञ होता है और विशेषीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चौथा है द्वितीयक संबंध, जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ प्राथमिक संबंध संभव नहीं होते, संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। और पांचवा देखिए व्यक्तिवादिता, यहाँ सामुदायिक भावना का अभाव होता है और व्यक्ति स्वयं की चिंता अधिक करता है, यानी व्यक्ति जो होता है वह स्वयं की चिंता अधिक करता है। और 6 नंबर पर देखिए सामाजिक समस्याएं, नगर अपराध, बाल अपराध, गंदी बस्तियों, निर्धनता और प्रदूषण के केंद्र होते हैं। उसके बाद में 7वां सामाजिक गतिशीलता, यहाँ व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति के बजाय उसकी योग्यता और व्यवहार कुशलता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये है भैया जो है नगरीय समाज से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं मैंने बता दिया। नगर यानी शहर वाली की यहाँ पर
बात हो रही थी। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न पर डबल टिक लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के पेपर में आएगा, पूरा पेपर छपेगा। ठीक है, पूरा पेपर छपने वाला जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, पूरा पेपर छपेगा और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर देखिए, पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ चर्च और राज्य, देखिए चर्च और राज्य का प्रतिकरण है, जहां धर्म को अनिवार्य दायित्व के बजाय स्वैच्छिक व्यवहार मान लिया गया। देखिए स्वैच्छिक व्यवहार क्या मान लिया गया। भारतीय संदर्भ में इसके अर्थ और व्यापक हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग सांप्रदायिक के विलोम के रूप में होता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जो किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों के प्रति सादर आदर, यानी कि जो है सभी धर्मों के प्रति समान आदर प्रकट करता है। राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका तनावपूर्ण और जटिल भी है, जहां पश्चिमी संदर्भ में राज्य धर्म से दूरी बनाता है, वही भारतीय संदर्भ में राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है। जब राज्य किसी धर्म के प्रति, देखिए यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पर सहिष्णु दिखता है, यह सहायता जैसे हज यात्रा या मंदिर प्रबंधन प्रदान करता है तो विवाद उत्पन्न होते हैं। अल्पसंख्यकों के संरक्षण को अक्सर तुष्टीकरण कहा जाता है, जबकि जो समर्थकों का तर्क है कि बिना संरक्षण के उन पर बहुसंख्यक प्रतिमान थोपे जा सकते हैं। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने एक ऐसा उदार और धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थता हो, ताकि विविधताओं के बावजूद राष्ट्र एकजुट रह सके। राष्ट्र क्या रह सके भैया, एकजुट रह सके। तो जो प्रश्न था चौथा नंबर प्रश्न भैया कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका के बारे में बताइए। तो अच्छे से मैंने बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न दिया हुआ है। देखिए पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो हमें इसके परिवर्तनों का वर्णन भी करना है और वर्णन कीजिए लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी डबल टिक लगा दीजिए, पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके भी प्रश्न का उत्तर और कुछ स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के थ्रू समझाया गया भैया। देखिए उत्तर है, पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण समाज में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। सबसे पहला है महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की इसमें भागीदारी क्या है, देखिए 33% आरक्षण मिलने से सत्ता में महिलाओं की उपस्थिति निश्चित हुई है। दूसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्रामीण सत्ता अब कुछ हाथों में न रहकर सबके हाथों में आ गई है। तीसरा देखिए यहाँ पर शिक्षा में वृद्धि। प्रौढ़ कार्यक्रमों और विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। चौथा है लोकतांत्रिक प्रणाली। लोगों में लोकतंत्र के गुणों, न्याय और समानता की भावना का विकास हुआ है तथा मतदान के प्रति जागरूकता आई है। यानी जो मतदान है भैया, लोग कहते थे कि भैया हम वोट देने नहीं जाएंगे, इस पार्टी को नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे, तो भैया मतदान के प्रति जागरूकता आई है। और पांचवा देखिए स्वच्छता और सुविधाएं। सफाई अभियानों, बिजली, पानी, पक्की नालियों और सड़कों के निर्माण से गांवों का शहरों से संपर्क बढ़ा है। उसके बाद में 6 नंबर देखिए कृषि विकास में देखिए नवीन तकनीक, उपकरणों, बीजों के प्रयोग से पैदावारी जो है बढ़ी है। उसके बाद में 7वां भेदभाव की कमी। जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव, अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना में कमी आई है। तो जो 5वां नंबर प्रश्न था इसका भी मैंने उत्तर बता दिया। और स्टूडेंट बस यहीं तक पूरा वीडियो था, मैंने केवल 5 ही आप सभी के लिए जो है आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताएं और मैं मॉडल पेपर में सॉल्व कराता ही रहता हूं। आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहीं तक पूरा वीडियो था। बस आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो आपके साथ में पेपर देने वाले, आपके विद्यालय यानी जिस सेंटर में गया होगा एग्जाम, वहाँ पर पेपर देने वाले हैं। शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आकर फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं स्टडी से रिगार्डिंग,
कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो और फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी चलाते होगे तो, और नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी फ्री में PDF वगैरह, नोट्स वगैरह आप सभी को प्रोवाइड कराता रहता हूँ, मॉडल पेपर वगैरह प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो यहीं तक था। पूरा मैंने क्लास 12 समाजशास्त्र का पूरा निचोड़ बता दिया, यानी पूरा महातांडव क्लास ये था, लगभग जो है 1.5 घंटे का पूरा क्लास मैंने करा दिया है। 25 फरवरी का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट, जाइए अच्छे से फोड़ कर आइएगा। 95% आपको लेकर आना है। सभी का मैंने आपको प्रश्न उत्तर बता दिया, इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेकर। जय हिंद।